बच्चों, पिछले 2 भागों में मैंने 10 पार्ट को 2 भाग में बांटकर आपको समझाया था कि कौन कौन से पौधों से हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न पौधों से हमें वस्त्र मिलते हैं और वस्त्रों का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब अपन को कौन कौन से पशुओं से रेशे प्राप्त होते हैं और वस्त्रों का निर्माण होता है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भेड़ों से प्राप्त होने वाले रेशों से अपन देखेंगे कि कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों, भेड़ एक चराए जाने वाला छोटा पशु है। तो एक भेड़ क्या है? चराए जाने वाला छोटा पशु है। भेड़ों से प्राप्त रेशे हमें पुरातन समय से काम में आते हैं। भेड़ सबसे पहले 10,000 वर्ष पूर्व से में पालतू बनाई गई। भेड़ों के शरीर पर नरम फर होता है और जो कि अपने रेशों उससे अपन रेशे प्राप्त करते हैं और वस्त्रों का निर्माण करते हैं। गर्मियों के दिनों में फर खाल से अलग किया जाता है, जिससे कि वो मशीनों द्वारा धागों का रूप ग्रहण कर सके। तो पहले गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? भेड़ों के शरीर से रेशे वो खाल उसकी अलग कर देते हैं और उनको मशीनों द्वारा क्या करते हैं? धागों के रूप में बदल देते हैं। इससे ऊनी कपड़े व कंबलों और वस्त्र आदि का निर्माण होता है। दुनिया में कई प्रकार की भेड़ें होती है और मेरियन मेव नस्ल का ऊन सबसे नर्म होता है। तो आपका प्रश्न आ जाएगा कि सबसे नर्म ऊन कौन सा होता है? तो मेरियम मेव है ना, मेरियम मेव। तो सिल्क, अब अपन ऊनी मतलब भेड़ों से प्राप्त रेशों का अपन ने जान लिया। अब सिल्क के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो यह रेशे सबसे पहले चीन में प्रयोग किए जाने वाले थे, जिससे सिल्क धागों का निर्माण होता है। सिल्क के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। छोटी छोटी ट्रे में शहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर सिल्क के कीड़े को खाने के लिए दिया जाता है और सिल्क के कीड़े शहतूत की पत्तियों को 6-7 सप्ताह तक खाने के रूप में खाते हैं। तत्पश्चात वे कोकून को अपने शरीर के आसपास बुनते हैं। कोकून को कीड़े से अलग करके सिल्क की रेशे की लच्छियां बनाई जाती है। ये सिल्क की लच्छियां कई प्रक्रिया द्वारा सिल्क के धागों के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, जिससे अंततः सिल्क के कपड़ों के निर्माण में काम में लाया जाता है। करीब 500 या 600 सिल्क के कीड़ों से 1 किलो कच्चा सिल्क बनता है। यह कच्चा सिल्क एक प्रोटीन का रेशम होता है। कई प्रकार की मकड़ियां भी सिल्क के रेशे बनाती है, किंतु ये परंपरागत रेशों से काफी पलते होते हैं, जैसे लामा, ऊंट, भेड़ व खरगोश अंगोरा ऊन एवं एक विशेष प्रकार की भेड़ के बालों से बनाए जाते हैं। तो ये रेशम के कीड़ों से कौन कौन से पशुओं से रेशम प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया। अब बच्चों अपन आएंगे मानव निर्मित रेशे। तो मानव निर्मित रेशे रासायनिक तत्वों से बनते हैं। इनमें मुख्य है नायलॉन। ये एक अप्राकृतिक रेशा होता है, जिसे सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक वेलेस कार व उसके सहयोगी ने बनाया था। इस रेशे की विकास के बाद इसे सबसे पहले न्यूयॉर्क, लंदन में बेचा गया था। तो आपका इसमें प्रश्न आ जाएगा बच्चों कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक वेलेस और उसके सहयोगी ने किया था और इसका सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में इसको बेचा गया था। इसमें कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। इसके द्वारा बनाए हुए दस्ताने व मोजे लाखों की तादाद में कुछ ही हफ्तों में बिक गए। ये रेशा इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि यह काफी मजबूत और कड़ा होता है। वह इसकी आकर्षक व इसका लचीलापन इसको अद्भुत रेशे की श्रेणी में जाता है। इन रेशों की कीट पतंगे आकर्षित नहीं होते हैं और पिघलाया गया नायलॉन जबरन घूमने वाली मशीन की गट्टियों में गर्म हवा के साथ लपेटा जाता है। उसके बाद इसकी कुछ लंबाई के 4 गुना ज्यादा खींचा जाता है, इसलिए यह बहुत ही अधिक लचीला रेशा कहलाता है। नायलॉन के धागे अंदरूनी वस्त्र, मोजे व कमीज, रस्सियां और मछलियां पकड़ने का जाल
और आदि बनाने में काम आता है। तो आपका प्रश्न आ जाएगा कि नायलॉन का उपयोग किन किन चीजों में होता है। तो मोजे, कमीज, रस्सियां, मछलियों पकड़ने का जाल, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ये रेशे प्राकृतिक रूप से गलने वाला नहीं होता है और इस धागे से बने वस्त्र इस्त्री नहीं होते हैं और इसलिए इनके वस्त्र खरीद नहीं लेते हैं। तो नायलॉन के बारे में मैंने आपको बताया। अब पॉलिएस्टर के बारे में आपको बताऊंगी कि रेशा स्प्रिट व जैविक अम्लों से मेल से बनता है। पॉलिएस्टर किन किन चीजों से मिलकर बनता है? स्प्रिट व जैवीय, स्प्रिट और जैवीय से मिलकर ये बनता है पॉलिएस्टर, और जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ईस्टर कहते हैं। यह तत्व जब बहुत लंबी तादाद में आपस में जुड़ते हैं तो इसके आगे पॉली लग जाता है। मतलब पॉलिएस्टर को अपन पॉली भी बोल सकते हैं, और जिसका अर्थ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस रेशे का नाम पॉलिएस्टर बन गया था। जब बहुत सारे ईस्टर के तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तो ये वे पॉलिएस्टर बनते हैं, मतलब पॉलीएस्टर। आप इसको पॉली भी बोल सकते हैं और पॉलिएस्टर भी बोल सकते हैं। इस रेशे से बने वस्त्र बहुत कम पानी सोखते हैं, परंतु इनके रेशे बहुत मजबूत होते हैं। मतलब पॉलिएस्टर का जो कपड़ा रहता है वो पानी ज्यादा नहीं सोखता है, और जब पॉलिएस्टर के बने वस्त्र सूर्य की रोशनी में रखे जाते हैं तो उनकी मजबूती कम हो जाती है। पॉलिएस्टर के धागे 1970 के दशक के बहुत लोकप्रिय हुए थे, और पॉलिएस्टर के धागे से बने वस्त्र इस प्रकार है, जैसे इक्रोन, कॉर्डेल, फॉरेस्ट्रेल आदि। जब पॉलिएस्टर को सूती, रेशमी व ऊनी रेशों से मिलकर कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, तो जिसमें वस्त्रों का निर्माण होता है। ये ठंडे पेय पदार्थों की बोतलों व अन्य प्रकार के बर्तन बनाने में के काम भी आते हैं। रेयॉन के बारे में आप देखिए कि रेयॉन भी मानव निर्मित एक अप्राकृतिक रेशा है। इसमें अन्य निर्मित रेशे में यह अंतर है कि मंद रसायनों के साथ साथ प्राकृतिक तत्व जिसे सेलुलोस कहते हैं मिलाने से होता है। रेयॉन का मतलब निर्माण कैसे होता है कि इसमें अन्य निर्मित रेशे भी इसके अंदर जाते हैं, तो ये रेयॉन का इसका निर्माण होता है। लकड़ी में छोटे टुकड़े को पानी में भिगोकर रसायनों से प्रक्रिया करवाते हैं, जिससे लकड़ी की स्थिति सेलुलोस की लुगदी बन जाती है, जिससे वह अन्य प्रकार का नया तत्व जिसे विस्कोल कहते हैं में बदल जाता है। यह विस्कोल मशीनों की गट्टियों के द्वारा लपेटा जाता है, जिससे कि धागे निर्माण होते हैं। यह धागा सुखाकर सुरक्षित जगह रखा जाता है। रेयॉन से बने कपड़े चमकीले व नरम होते हैं। सूती कपड़ों में के मुकाबले रेयॉन द्वारा डॉक्टर व नर्सों द्वारा पहने जाने वाले एप्रिन बनाए जाते हैं। मतलब ये नरम रहते हैं रेयॉन के कपड़े और चमकदार भी रहते हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से रेशे अपन को पशुओं से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इस पाठ में अपन ने जानकारी प्राप्त करी। तो इस कक्षा को अपन यही खत्म करते हैं बच्चों। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।